हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कॉमन यूरिनरी डिसीज़ का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर फर्स्ट में हमने पढ़ा था यूटीआई के बारे में। यहाँ पर हम देख सकते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था प्रोस्टेटोमेगैली के बारे में। ये लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हम पढ़ेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए एक डायग्राम दिया हुआ है। ये ग्लोमेरुलस का डायग्राम है। हमने देखा है कि किडनी होती है, किडनी जो होती है वो नेफ्रॉन से बनी हुई रहती है। तो नेफ्रॉन्स के अंदर ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट। अगर ग्लोमेरुलस के स्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है या वो डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। आगे के लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम की डेफिनेशन देख लेते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज़ अ किडनी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय। तो जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है वो किडनी का डिसऑर्डर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किडनी जो होती है वो नेफ्रॉन से बनी रहती है और नेफ्रॉन्स में ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। तो अगर ग्लोमेरुलस के कोई भी फंक्शन डिसऑर्डर आ जाता है, उसमें कोई स्ट्रक्चरल डिसफंक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अगर ग्लोमेरुलस में कोई भी डैमेज आता है तो उसकी वजह से जो है फिल्ट्रेशन में बैरियर आ जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन करती है और किडनी में जो फिल्ट्रेशन होता है वो ग्लोमेरुलस में होता है। तो अगर उसमें ग्लोमेरुलस में कोई भी प्रॉब्लम आती है नेफ्रॉन्स के अंदर, तो उससे फिल्ट्रेशन में बैरियर बन जाता है और जिसकी वजह से हमें 4 कंडीशंस देखने को मिलती हैं। सबसे पहली होती है मैसिव प्रोटीनूरिया, दूसरी होती है हाइपोएल्ब्यूमिनिया, थर्ड कंडीशन है एडीमा और फोर्थ कंडीशन है हाइपरलिपिडीमिया। तो ये 4 कंडीशंस हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला है मैसिव प्रोटीनूरिया। मैसिव प्रोटीनूरिया का मतलब होता है कि यूरिन में प्रोटीन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। क्या होता है कि ग्लोमेरुलस जो होता है उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब ग्लोमेरुलस अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन लीक होने लगता है ग्लोमेरुलस में से। आगे के लेक्चर में हम ये भी पढ़ेंगे। तो ग्लोमेरुलस में से अगर प्रोटीन लीक होने लगता है तो यूरिन में प्रोटीन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मैसिव प्रोटीनूरिया की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सबसे पहली कंडीशन हमें देखने मिलेगी मैसिव प्रोटीनूरिया, जिसमें यूरिन में प्रोटीन का कंसंट्रेशन मोर देन 3.5 ग्राम पर डे हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोएल्ब्यूमिनिया। हाइपोएल्ब्यूमिनिया का मतलब होता है, यहाँ पर जो हाइपो होता है उसका मतलब होता है किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड का लेवल डाउन होना, उसको मतलब हम कहते हैं हाइपो। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोएल्ब्यूमिनिया का मतलब होता है कि ब्लड में एल्ब्यूमिन का कंसंट्रेशन या एल्ब्यूमिन का लेवल जो है वो लो हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, तो ये कैसे होता है ये आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एडिमा। एडिमा भी हो जाती है, एडिमा का मतलब होता है बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, और फोर्थ है हाइपरलिपिडीमिया, मतलब ब्लड में लिपिड का कंसंट्रेशन बढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम में 4 कंडीशंस देखेंगे कि यूरिन में प्रोटीन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, उसे हम मैसिव प्रोटीनूरिया कहते हैं। हाइपोएल्ब्यूमिनिया मतलब ब्लड में एल्ब्यूमिन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, उसको हम हाइपोएल्ब्यूमिनिया कहते हैं। थर्ड हम देखेंगे कि एडीमा की कंडीशन देखने को मिलेगी, बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी। हाइपरलिपिडीमिया मतलब ब्लड में लिपिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमें ये 4 कंडीशंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉजेज़ क्या होते हैं, कि कैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। सबसे पहला जो कॉज होता है वो होता है किडनी डिसीज़। इसमें क्या होता है, 3 टाइप्स की किडनी डिसीज़ होती हैं, जैसे कि मिनिमल चेंज डिसीज़। मिनिमल चेंज डिसीज़ में क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलस होता है उसका स्ट्रक्चर तो नॉर्मल दिखता है, लेकिन जो उसके फंक्शंस हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। वो अच्छे से फंक्शंस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन का, एल्ब्यूमिन का लीकेज होने लगता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मिनिमल चेंज डिसीज़। इसकी वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। दूसरा हम देखते हैं एफएसजीएस, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। इसका मतलब ये होता है कि जो ग्लोमेरुलस होता है उसके कुछ पार्ट्स में स्क्लेरोसिस हो जाता है, मतलब वो डैमेज हो जाते हैं कुछ भी पार्ट्स। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एफएसजीएस। इसकी वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। इसमें क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर होता है उसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, उसके बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाती है। उस कंडीशन को हम कहते हैं मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हमने देखी, ये कॉज होते हैं जिसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। ओके, नेक्स्ट हम सेकेंडरी कॉजेज़ देख लेते हैं। सेकेंडरी कॉजेज़ में आता है डायबिटीज़ मेलाइटस, एसएलई, इन्फेक्शन और ड्रग्स। डायबिटीज़ मेलाइटस के कारण भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। दूसरा हम देख सकते हैं एसएलई के कारण होता है। एसएलई का फुल फॉर्म होता है सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस। इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी जो है
वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर शो करने लगती है, कि मतलब बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो खुद की ही बॉडी को डैमेज करने लगता है, जिसकी वजह से किडनी का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के कारण भी होता है कि अगर किडनी में कोई भी इन्फेक्शन हो गया है हेपेटाइटिस के कारण या कोई भी दूसरी कंडीशन के कारण किडनी में कोई अगर इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, क्योंकि उसकी वजह से भी किडनी के जो स्ट्रक्चर है, ग्लोमेरुलस का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ड्रग्स। अगर ज़्यादा अमाउंट में ड्रग्स का इंटेक कर रहे हैं, बॉडी में अगर ज़्यादा अमाउंट में ड्रग्स का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ड्रग्स का जो फिल्ट्रेशन होता है वो किडनी में होता है, उसकी वजह से भी ड्रग्स के कारण भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ पर हमारे सारे कॉजेज़ होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्टम्स। सबसे पहला सिम्टम होता है एडीमा, जिसे हम स्वेलिंग कहते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमें सबसे पहला सिम्टम देखने को मिलेगा स्वेलिंग। पेरी ऑर्बिटल एडिमा। पेरी ऑर्बिटल एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग अराउंड आइज, मतलब आइज के चारों तरफ हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी, स्पेशली इन मॉर्निंग, सुबह के टाइम पर। ठीक है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर पेडल एडिमा, स्वेलिंग इन लेग्स एंड फीट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फीट में और लेग्स में स्वेलिंग देखने को मिलेगी। थर्ड होती है मे प्रोग्रेस टू जनरलाइज्ड स्वेलिंग, जिसको हम कहते हैं एनासार्का। इसमें क्या होता है कि अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम को सही टाइम पर ट्रीट नहीं किया जाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि पूरी बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है। उस कंडीशन को हम कहते हैं एनासार्का। ओके। नेक्स्ट सिम्टम हम देखते हैं तो होता है फॉर्थी फोमी यूरिन। इसमें क्या होता है कि यूरिन जो है वो फोमी टेक्सचर की हो जाती है, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये है फोमी टेक्सचर है यूरिन का, तो इस कलर का, इस टेक्सचर का यूरिन हो जाता है। ठीक है। ड्यू टू एक्सेस प्रोटीन यूरिया इन यूरिन, क्योंकि यूरिन में प्रोटीन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रहा है। ड्यू टू एक्सेस प्रोटीन के कारण जो यूरिन का कलर है, टेक्सचर है, वो इस कलर का हो जाता है और ऐसा दिखने लगता है फोमी स्ट्रक्चर का, फोमी टेक्सचर का। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं वेट गेन। वेट गेन हो जाता है इसमें बिकॉज ऑफ फ्लूइड रिटेंशन, क्योंकि बॉडी में जो है वो फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है कहीं ना कहीं, तो उस वजह से भी वेट गेन हो सकता है। बॉडी में अगर फ्लूइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है बॉडी में, उस वजह से वेट गेन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, मतलब यूरिन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में बाहर नहीं निकलती है और बॉडी में इकट्ठी होने लगती है, इन सम केसेस ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन। क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम की अगर हम पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि फ्लूइड रिटेंशन हमें देखने को मिलेगा, मतलब बॉडी में फ्लूइड जो है वो इकट्ठा होने लगेगा और उसका रिटेंशन होने लगेगा। उस वजह से हम देख सकते हैं कि वेट गेन भी हो जाएगा और उसी वजह से यूरिन आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैटीग एंड वीकनेस। फैटीग और वीकनेस का मतलब होता है, फैटीग मतलब थकान लगने लगेगी बॉडी में और वीकनेस आ जाएगी ड्यू टू लॉस ऑफ प्रोटीन एंड पुअर न्यूट्रिशन, क्योंकि लगातार जो है वो प्रोटीन का लीकेज हो रहा है बॉडी में से, तो प्रोटीन अगर बाहर जा रहा है तो उस वजह से थकान आ जाएगी बॉडी में, फैटीग की कंडीशन देखने को मिलेगी और वीकनेस आ जाएगी बॉडी में। ठीक है। फिर अदर एसोसिएटेड सिम्टम्स देख लेते हैं। इसमें आता है लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख नहीं लगती है। इसमें एब्डोमिनल स्वेलिंग देखने को मिलेगी, एसाइटिस की कंडीशन देखने को मिलेगी, क्योंकि क्या होता है कि बॉडी में से जो फ्लूइड है, मतलब ब्लड वेसल्स में जो फ्लूइड होता है वो मूव आउट करने लगता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, वो हम आगे देखेंगे, जिसकी वजह से एब्डोमिनल रीजन में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, स्टमक रीजन के साइड में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं एसाइटिस की कंडीशन। तो ये भी हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम की डिसीज़ में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रीथलेसनेस देखने को मिलेगी। ए फ्लूइड एक्यूमुलेट्स इन लंग्स, अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन मतलब जो फ्लूइड है वो लंग्स में इकट्ठा होने लग गया है तो ब्रीथलेसनेस की कंडीशन भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पूरे सिम्टम्स होते हैं कंप्लीट। यहाँ पर हम ग्लोमेरुलस का डायग्राम देख सकते हैं। ये ग्लोमेरुलस का डायग्राम है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एफरेंट आर्टरियोल है, ये इफरेंट आर्टरियोल है। ओके। यहाँ पर हम देख सकते हैं यह है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है पूरा। नेक्स्ट डायग्राम में भी हम यहाँ पर भी देख सकते हैं ये इफरेंट आर्टरियोल है, ये एफरेंट आर्टरियोल है और ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है, जहाँ पर सारा फिल्ट्रेशन होता है। और जो ये ग्लोमेरुलस होता है ये बाउमेंस कैप्सूल के अंदर रहता है। ठीक है। तो ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर, ये बाउमेंस कैप्सूल है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट्स हमें देखने को मिलेंगे। ये जो ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन का जगह है, यहाँ पर साइड साइड में, मतलब ये जो बॉर्डर दिख रही है,
ये जो होती है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और यहीं पर पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन या पोडोसाइट्स डैमेज हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी होती है, जिसकी वजह से प्रोटीन का लीकेज होने लगता है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। यहाँ पर हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम की पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ग्लोमेरुलर इंजरी लिखा हुआ है, मतलब ग्लोमेरुलस में इंजरी हो जाती है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स में ग्लोमेरुलस होता है, और हमने अभी उसका स्ट्रक्चर भी देख लिया ग्लोमेरुलस का। तो ग्लोमेरुलस में अगर इंजरी हो जाती है तो उसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस जो होता है ना, वो फिल्ट्रेशन करता है। अगर ग्लोमेरुलर में कोई भी डैमेज हो गया या कुछ भी हो जाता है तो फिल्ट्रेशन में बैरियर आ जाता है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं कि ग्लोमेरुलस के एंडोथीलियम में डैमेज हो सकता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में डैमेज हो सकता है, पोडोसाइट सेल्स में डैमेज हो सकता है। ये सारे हमने डायग्राम में देख लिए हैं। ठीक है, अब ये डैमेज कैसे हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण, इम्यून डिसऑर्डर के कारण या डायबिटीज़ के कारण। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लोमेरुलर परमिएबिलिटी। मतलब जो ग्लोमेरुलर की परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कोई छन्नी देखी हुई है, परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है मैं आपको वो समझाती हूँ। जैसे कोई छन्नी है, तो उसमें अगर बहुत छोटे-छोटे से होल्स हैं, तो उसमें से फ़िल्ट्रेशन बहुत प्योर तरीके से होगा, बहुत पतला फ़िल्ट्रेशन होगा, ठीक है? लेकिन अगर उसके जो होल्स हैं वो बड़े हो जाएँ, उसकी जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाए, तो ज़्यादा अमाउंट में जो फ्लूइड है वो फ़्लो करेगा। तो इंक्रीज्ड ग्लोमेरुलर परमिएबिलिटी का मतलब यही होता है कि इसमें क्या होता है कि ग्लोमेरुलर में जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, उसके जो होल्स हैं ना वो बड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन का लीकेज हो रहा है, एल्ब्यूमिन का लीकेज हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं फिल्ट्रेशन बैरियर बिकम्स लीकी। यही मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई भी छन्नी होती है, उसके होल्स अगर बड़े हो जाते हैं तो वो लीकेज करने लगती है वो। तो यहाँ पर हम यही कह सकते हैं कि ग्लोमेरुलर की परमिएबिलिटी अगर इंक्रीज़ हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, फ़िल्ट्रेशन में बैरियर आ जाएगा, अच्छे से फ़िल्ट्रेशन नहीं होगा, और लीकी का मतलब होता है लीकेज होने लगेगा उसमें। ठीक है, लार्ज प्रोटीन्स स्पेशली एल्ब्यूमिन पास इनटू यूरिन। अब क्या होगा कि लार्ज प्रोटीन्स जो हैं, जैसे कि स्पेशली उसमें एल्ब्यूमिन आता है, तो वो भी लीक आउट हो जाएंगे, एल्ब्यूमिन के पार्टिकल्स भी लीक होने लगेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था कि ग्लोमेरुलस में फ़िल्ट्रेशन हो रहा था, लेकिन होल्स बड़े हो गए, परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, उसकी वजह से प्रोटीन का लीकेज होने लग गया, और वो प्रोटीन लीकेज होते-होते यूरिन में चला गया। यूरिन में प्रोटीन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो इसके बाद क्या होगा कि मैसिव प्रोटीनूरिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। यूरिन कल्चर टेस्ट में यूरिन में प्रोटीन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपो एल्ब्यूमिनिया। हाइपो एल्ब्यूमिनिया में क्या होता है, कंटिन्यूस लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन इन यूरिन। अब यहाँ पर हमने देखा कि ग्लोमेरुलस की परमेबिलिटी बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, तो उससे क्या होगा कि एल्ब्यूमिन का भी लॉस होने लगेगा। ठीक है, और एल्ब्यूमिन लॉस होते होते यूरिन में चला जाएगा, तो यूरिन के थ्रू एल्ब्यूमिन का भी बॉडी में से लॉस होने लगेगा, जिसकी वजह से प्लाज्मा, मतलब ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, तो प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन का मतलब ब्लड में एल्ब्यूमिन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपो एल्ब्यूमिनिया की कंडीशन आ जाएगी, जैसे हमने सबसे पहली स्लाइड में पढ़ा हुआ था। ठीक है, हाइपो मतलब कम और एल्ब्यूमिनिया मतलब एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो ब्लड में एल्ब्यूमिन का कंसंट्रेशन और लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्लाज्मा ओंकोटिक प्रेशर। प्लाज्मा ओंकोटिक प्रेशर क्या होता है, एल्ब्यूमिन मेंटेन्स ओंकोटिक प्रेशर। ब्लड में जो ओंकोटिक प्रेशर होता है वो एल्ब्यूमिन मेंटेन करके रखता है। अब क्या हो रहा है कि एल्ब्यूमिन जो है वो लीकेज हो रहा है, उसका वो यूरिन में जा रहा है और बॉडी से बाहर चला जा रहा है, ब्लड में एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो रहा है। अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो एल्ब्यूमिन होता है वो ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, और ब्लड में अगर एल्ब्यूमिन का लेवल डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फ्लूइड शिफ्ट्स फ्रॉम ब्लड टू इंटरस्टिशियल टिश्यूज। अब क्या हो रहा है कि ब्लड वेसल्स, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि ब्लड फ्लो करता है, तो वहाँ पर एक प्रेशर मेंटेन रहता है ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि एल्ब्यूमिन का लेवल डाउन हो गया ब्लड में, और एल्ब्यूमिन क्या करता था, ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता था, तो उसकी वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर भी डाउन हो गया। तो अब क्या होगा कि जो ब्लड में जितना भी फ्लूइड रहेगा, ठीक है, लिक्विड और फ्लूइड रहेगा, वो इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ में चला जाएगा। इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ क्या होते हैं कि जैसे ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ से ब्लड वेसल्स ऐसे गुजर रही है, ठीक है, तो ये जो बाहर के इंटरस्टिशियल, यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट है, टिश्यूज़ प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स के बाहर जो सेल्स और टिश्यूज़ प्रेजेंट है, उनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल टिश्यूज़। तो क्या होता है कि अगर यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है तो फ्लूइड जो है वो बाहर की तरफ मूव करने लगता है।
तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड है वो ब्लड वेसल्स से बाहर की तरफ मूव करने लगेगा और वो इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ पे चला जाएगा, ठीक है। अब अगर जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ में चला गया है, मतलब जो सेल्स हैं उनके बीच में चला गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी में स्वेलिंग आने लगेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि एडिमा का फॉर्मेशन हो जाएगा, स्वेलिंग होने लगेगी, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जो भी फ्लूइड ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रहा था, वो फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया है, मतलब ब्लड वेसल्स से बाहर आ गया है, वो सेल्स के बीच में चला गया है। तो अब वो जहाँ भी सेल्स के बीच में इकट्ठा हो रहा है फ्लूइड, तो उसकी वजह से क्या होगा, एडिमा प्रोड्यूस होएगा, उसी जगह पर स्वेलिंग प्रोड्यूस होने लगेगी। तो ज़्यादातर जो स्वेलिंग होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, वो पेरी ऑर्बिटल होती है, मतलब आँखों के पास स्वेलिंग देखने को मिलेगी, पैडल मतलब पैर में देखने मिलेगी, फुट में, लेग में, यहाँ पर देखने को मिलेगी। एसाइटिस जो होती है वो स्टमक रीजन, एब्डोमिनल रीजन में हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमने 3 टाइप्स की स्वेलिंग भी देख ली। पेरी ऑर्बिटल का मतलब होता है अराउंड आइज़, ठीक है, आइज़ के पास में जो स्वेलिंग होती है उसको पेरी ऑर्बिटल कहते हैं। पैडल का मतलब होता है लेग्स में जो स्वेलिंग होती है, फुट में जो स्वेलिंग होती है उसको हम पैडल स्वेलिंग कहते हैं। एसाइटिस जो होती है वो एब्डोमिनल रीजन में जो स्वेलिंग हो जाती है, उसमें फ्लूइड भर जाता है। कई बार क्या होता है कि स्टमक रीजन में, एब्डोमिनल रीजन में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से एसाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस अगर हम देखें तो वो है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। फिर क्या हो रहा है कि ब्लड वेसल्स में से जो भी फ्लूइड है, लिक्विड है, वो मूव आउट कर रहा है, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके इकट्ठा हो रहा है। तो बॉडी को क्या लगेगा कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो उस वजह से अब बॉडी क्या करेगी, वाटर का रिटेंशन करेगी। वाटर का रिटेंशन का मतलब कैसा कि वाटर को रोक के रखेगी वो बॉडी अंदर, क्योंकि उसको लग रहा है डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो वो बॉडी के अंदर वाटर का रिटेंशन करने लगेगी, उसको रोकने लगेगी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो वाटर का रिटेंशन करने के लिए जो किडनी है वो एक प्रोसेस एक्टिवेट करेगी, जिसे हम कहते हैं किडनी एक्टिवेट्स RAAS। तो इसकी जो पूरी रिजल्ट होता है ना, जो ये RAAS की सिस्टम की प्रोसेस होती है ना, उसका रिजल्ट होता है वो यही होता है कि ये वाटर रिटेंशन में काम करता है ये पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, RAAS का फुल फॉर्म क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। तो अगर ये एक्टिवेट हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, सोडियम का रिटेंशन होने लगता है बॉडी में और वाटर का रिटेंशन होने लगता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं हार्मोन्स इन RAS। अब हम थोड़ा-सा RAS के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें हार्मोन्स प्रेज़ेंट होते हैं, जैसे कि रेनिन प्रेज़ेंट होता है, एंजियोटेंसिन 2 प्रेज़ेंट होता है, एल्डोस्टेरोन प्रेज़ेंट होता है और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये दूसरा चीज़ हम क्या देख सकते हैं कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं इन हार्मोन्स के। जैसे रेनिन है, वो RAS की प्रोसेस को स्टार्ट करता है। एंजियोटेंसिन 2 जो है, वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, मतलब बीपी को बढ़ाता है, ठीक है? बीपी बढ़ाने का काम करता है। फिर एल्डोस्टेरॉन जो है वो सोडियम और वाटर का रिटेंशन करता है, मतलब उसको बॉडी में रोक के रखता है, उसको बाहर नहीं निकलने देता बॉडी के, क्योंकि उसको यही लग रहा है ना कि डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो उसको पानी को रोकना है। तो ये काम कौन करता है, एल्डोस्टेरॉन करता है। और ADH जो है रहता है, वो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है बॉडी में, ठीक है, जिसमें कि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन कैसे आ रही है कि लीवर कंपनसेट्स फॉर प्रोटीन लॉस। अभी क्या हो रहा है कि लगातार ग्लोमेरुलस जो है उसकी परमेबिलिटी बढ़ गई है, प्रोटीन लीकेज हो रहा है, प्रोटीन यूरिन से बाहर जा रहा है। तो अब बॉडी को क्या लग रहा है कि बॉडी में प्रोटीन लॉस हो रहा है, तो अब वो क्या बोलेगी, बॉडी लीवर से कहेगी और ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करो, और ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करो। तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। लीवर कंपनसेट फॉर प्रोटीन लॉस, तो लीवर अब प्रोटीन सिंथेसिस करने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लिपोप्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल भी बढ़ जाएगा। ये कैसे बढ़ेगा कि अगर लार्ज अमाउंट में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है बॉडी में, तो उसमें क्या होता है कि प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट होकर अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, और अमीनो एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है, और फिर उसके बाद वो लिपोप्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन बन रहा है बॉडी में, तो वो उसका डाइजेशन होके ये तीनों चीज़ें भी बढ़ जाएँगी। इसकी वजह से कंडीशन आ जाएगी हाइपरलिपिडीमिया की, ठीक है? तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में देखा था, प्रोटीनूरिया की कंडीशन आ रही थी, हाइपोएल्ब्यूमिनिया की कंडीशन आ रही थी, एडीमा देख लिया हमने, और हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन भी हमने देख ली क्यों हो रही है, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं लिपिड्यूरिया। लिपिड्यूरिया में क्या होगा, लिपिड्स लीक इनटू यूरिन। अब अगर लिपिड्स का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा तो यूरिन के थ्रू लिपिड्स भी बाहर आने लगेगा, ठीक है, यूरिन के साथ साथ। तो यहाँ पर हमें यूरिन के अंदर फैटी कास्ट देखने को मिलेंगे, ओवल फैट बॉडीज, ये सारी चीज़ें भी यूरिन में हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार हम पैथोफिजियोलॉजी का एक
सामरी देख लेते हैं। ग्लोमेरुलर डैमेज हो रहा था, बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम आ रही थी, पोडोसाइट्स में इंजरीज आ रही थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है, और फिल्ट्रेशन बैरियर आ गया। फिर मैसिव प्रोटीनूरिया हो गया, यूरिन में प्रोटीन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, हाइपो एल्ब्यूमिनिया की कंडीशन आ गई, ठीक है, एल्ब्यूमिन भी कम हो गया ब्लड में। ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली। फिर उसके बाद हम क्या देख सकते हैं, डिक्रीज्ड ऑन्कोटिक प्रेशर, एल्ब्यूमिन कम हुआ तो ब्लड वेसल्स में जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो भी कम हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी ब्लड में फ्लूइड था वो इंटरस्टिशियल स्पेस की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है, इंटरस्टिशियल टिश्यूज में चला गया। उसकी वजह से एडिमा हो गया, जहाँ भी वो फ्लूइड इकट्ठा हुआ वहाँ पे स्वेलिंग आ गई, वहाँ एडिमा हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, एनासार का भी कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं डिक्रीज्ड इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। फिर हम नेक्स्ट हम देखते हैं डिक्रीज्ड इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि फ्लूइड जो है वो ब्लड वेसल्स में से निकल कर इंटरस्टिशियल स्पेस में मूव कर रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गई। कैसे, ब्लड वेसल्स में से पानी, जो भी ब्लड वेसल्स में से जो भी फ्लूइड था वो बाहर चला गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया, तो ब्लड की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी ना ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो गई। फिर उसके बाद इस वजह से क्या हुआ, वाटर रिटेंशन करना था, अब बॉडी को क्या लग रहा है कि ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गई है, तो अब बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो अब बॉडी क्या करेगी, वो किडनी से कहेगी कि तुम RAS एक्टिवेट करो, जिसकी वजह से हम जो है वाटर का रिटेंशन करेंगे, मतलब बॉडी में वाटर को रोक के रखेंगे, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन नहीं होगा। तो अब RAS एक्टिवेट हो गया, ठीक है, ये आया समझ में। फिर उसके बाद उसकी RAS एक्टिवेट हो गया तो उसकी वजह से सोडियम और वाटर का रिटेंशन होने लग गया बॉडी में, ठीक है, और एडिमा वर्स्ट हो गया। और जो है एडिमा वर्स्ट कैसे हो गया कि अब क्या हो रहा है, बॉडी से पानी बाहर ही नहीं जा रहा है और बॉडी में पानी इकट्ठा हो रहा है। तो अब ये एडिमा वर्स्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि जितना ज़्यादा पानी बॉडी में रहेगा वो उतना ज़्यादा पानी इंटरस्टिशियल स्पेस में और ज़्यादा जाएगा और एडिमा जो है वो बढ़ता जाएगा, स्वेलिंग जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी नेफ्रोटिक सिंड्रोम की पैथोफिजियोलॉजी होती है कंप्लीट, ठीक है। अब लीवर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा था, पैरेलल प्रोसेस, पैरेलली बॉडी जो है उसको समझ में आ रहा है कि प्रोटीन का कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है, तो वो लीवर से भी बोले जा रही है कि भाई प्रोटीन का कंसंट्रेशन बढ़ा, प्रोटीन का कंसंट्रेशन बढ़ा। तो पैरेलल प्रोसेस में लीवर का जो है कंपनसेशन हो रहा है। कैसे, प्रोटीन लॉस हो रहा है यूरिन में जाके, ठीक है, प्रोटीन जो है वो लीक होके यूरिन में जाके लॉस हो जा रहा है बॉडी से, तो लीवर क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ा देगा। और प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ेगा तो मैंने आपको बताया प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा, अमीनो एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा लिपिड्स में, ठीक है। तो उसकी वजह से लिपिड्स जो हैं, लिपोप्रोटीन का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसका कंसंट्रेशन, उसका लेवल भी इंक्रीज हो रहा है लिपोप्रोटीन का। फिर उसकी वजह से क्या होगा, हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन आ जाएगी। इतना आ गया समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दोनों चीज़ें कंप्लीट होती हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोसिस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यूरिन एग्जामिनेशन से डायग्नोस कर सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि प्रोटीन यूरिया की कंडीशन देख सकते हैं, अगर यूरिन में प्रोटीन का लेवल बड़ा दिख रहा है, मतलब मोर देन 3.5 ग्राम पर डे दिख रहा है, तो मतलब प्रोटीन्यूरिया हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थी यूरिन, मतलब फोर्थी यूरिन देखने को मिल रही है, झाग देखने को मिल रहा है यूरिन में, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स और फैटी कास्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम ब्लड टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। ब्लड टेस्ट में हम देख सकते हैं कि एल्ब्यूमिन का कंसंट्रेशन कैसा चल रहा है, कि अगर ब्लड में एल्ब्यूमिन का कंसंट्रेशन लो हो गया है तो भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। और लिपिड का कंसंट्रेशन, मतलब लिपिड का लेवल बढ़ गया है ब्लड में, तो उससे भी हम कह सकते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड किडनी, मतलब किडनी का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हम किडनी का साइज, स्ट्रक्चर, शेप, के कहाँ पर ग्लोमेरुलस में प्रॉब्लम आ गई है, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कि कहाँ डैमेज हुआ है, ठीक है। किडनी बायोप्सी कर सकते हैं, डन इन सिलेक्टेड केसेस, कुछ सिलेक्टेड केसेस में किडनी बायोप्सी होती है, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग कॉज। इससे हम कॉज पता कर सकते हैं कि कहाँ पर, किडनी बायोप्सी करके हम पता लगा सकते हैं कि ग्लोमेरुलस में कहाँ कौन से पार्ट में डैमेज हो गया है, क्या हो गया है, ठीक है। यहाँ पर हम पता कर सकते हैं मिनिमल चेंज डिसीज़ है, FSGS की कंडीशन है कि मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है, ठीक है। ये हमने पहले स्लाइड्स में पढ़ रखा है, ये कॉजेज़ में, ठीक है। फिर इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे पहले तो जनरल ट्रीटमेंट दे देते हैं, बेड रेस्ट दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि सीवियर एडिमा हो रहा है, बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, तो बेड रेस्ट में कर देते हैं। फिर डाइट कंट्रोल कर देते हैं, लो सॉल्ट डाइट कर देते हैं।
अगर सॉल्ट बॉडी में कम रहेगा तो एडिमा भी कम रहेगा। मॉडरेट प्रोटीन इंटेक भी मॉडरेट कर देते हैं, ठीक है। लो फैट डाइट, और फैट डाइट भी कम कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी प्रोटीन सिंथेसिस बॉडी में ज़्यादा हो रहा है, फैट भी अपने आप सिंथेसाइज हो रहा है, तो उसकी वजह से जो डाइट में प्रोटीन और फैट का कंसंट्रेशन हम कम कर देते हैं, कहते हैं कि ज़्यादा इंटेक मत करो प्रोटीन और फैट्स का, ठीक है। फिर कहते हैं कि एडिमा को कंट्रोल करने के लिए हम डायूरेटिक्स दे सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना। फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन इफ़ सीवियर स्वेलिंग, अब क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई, मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो उसकी वजह से डायूरेटिक्स देने से क्या होगा कि यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड जो है वो बाहर निकलने लगेगा, तो स्वेलिंग की कंडीशन थोड़ी-सी कम हो जाएगी। तो स्वेलिंग को कंट्रोल करने के लिए, मतलब एडिमा को कंट्रोल करने के लिए हम डायूरेटिक्स दे सकते हैं, ठीक है। रिड्यूस प्रोटीन लॉस को कंट्रोल करने के लिए हम क्या दे सकते हैं, एसीई इनहिबिटर्स दे सकते हैं, जो प्रोटीन्यूरिया की कंडीशन को कम कर देता है और किडनी को प्रोटेक्ट करता है, एसीई इनहिबिटर्स, ठीक है। कंट्रोल हाइपरलिपिडीमिया को कंट्रोल करने के लिए स्टैटिन्स दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, और अगर कोई और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो, अगर इन्फेक्शन से हो रहा है ग्लोमेरुलस डैमेज, तो एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, ठीक है। एंटीकोएगुलेंट्स दे सकते हैं, ठीक है। एंटीकोएगुलेंट्स इसलिए दे सकते हैं कि क्लॉटिंग वगैरह हो जाए अच्छे से, कहीं डैमेज हो गया है तो वो हील हो जाए, ठीक है, उसके लिए एंटीकोएगुलेंट्स देते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम पूरा होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।